हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता शुक्ला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज का टॉपिक है कि मॉक्स में अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करें, स्कोर कैसे इंक्रीज़ करें। और ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आया था कि भाई कैसे इंक्रीज़ करें, कम आ रहे हैं मार्क्स। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो इसमें देखो दो टाइप के लोग होंगे। पहले तो बिगनर जो प्रीलिम्स के मार्क्स दे रहे होंगे, दूसरे थोड़े से एडवांस जो मेंस के मार्क्स दे रहे होंगे। ठीक है, तो दोनों को मैं बता दूंगी। हालांकि मेंस वालों को कुछ खास ज़रूरत होगी नहीं इस वीडियो की, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना समझ चुके होंगे कि मार्क्स में क्या क्या करना है। लेकिन प्रीलिम्स वालों को काफ़ी ज़रूरत हो जाती है कई बार। तो बात करेंगे मेंस वालों को, कुछ एक ही चीज़ एक्स्ट्रा करनी होती है कि एक्यूरेसी पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना होता है। बाकी सारा तो वही रूल्स हैं, वही चीज़ें हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, नो द रीज़न। हमें रीज़न जानना है कि हमारे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। और रीज़न जानने के लिए क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा अपने लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे, देखो आपके पास में कुछ पर्टिकुलर रीजंस हो सकते हैं का मार्क्स में नंबर कमाने के। तो उनमें से कुछ रीजंस मैंने यहाँ पे लिखने शुरू किए हैं जो कि मुझे लग रहा है कि हो सकते हैं। इसके अलावा भी कई रीजंस हो सकते हैं। तो अपना अपना रीज़न आप खुद आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि वो आपको नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आप जानना ही नहीं चाह रहे हैं। तो अपना अपना रीज़न जो है, जो भी रीज़न है वो आइडेंटिफाई कीजिए कि मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। तो पहला रीज़न जो हो सकता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो सिलेबस तो कंप्लीट करना पड़ता है ना, बिना सिलेबस कंप्लीट के। अच्छा होता क्या है, लोगों को लगता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है। देखो भाई, कोई भी बैच ले लेना, उसकी सारी क्लासेस ले लेना या हर सब्जेक्ट को गो थ्रू कर जाना, ये सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। अगर मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आप मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। मैथ्स की आपने सारी क्लासेस ले ली, सब पढ़ ली, जो भी बैच लिया था या फिर फ्री में या जैसे भी आपने किया, आपने पूरी बुक लगा ली और उसके बाद भी आपके अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है आपने सही से सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। तो एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि ओनली मार्क्स नो एनालिसिस, मतलब सिर्फ मार्क्स दिए जा रहे हैं लेकिन एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि मार्क्स में इस बार नहीं आया है। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि चलो इस मार्क में नहीं आया है, अभी देते हैं दूसरा, उसमें मैं ले आऊँगा अच्छे मार्क्स या उसमें मैं ले आऊँगी अच्छे मार्क्स। तो ऐसा नहीं होता है जब तक आप पिछले वाले मार्क्स का एनालिसिस नहीं करते। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, आपका स्टार्टिंग में हो सकता है 1.5-2 घंटा भी लग जाए एनालिसिस में, लेकिन एनालिसिस करना है। और उस 1 घंटे का मॉक हो गया, 1.5 घंटे का मान लीजिए वो हो गया, एनालिसिस हो गया। उस 2.5 घंटे बाद उस एनालिसिस में इतना अच्छा, मतलब उस मॉक का एनालिसिस कर लीजिए कि उस मॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए अब आपको, तो वो आप कर सकें। मतलब जैसे कि मैथ्स में जो 25 क्वेश्चन आए, उन 25 क्वेश्चंस के जैसा अगर कोई भी दूसरा क्वेश्चन आए, तो फिर वो आप कर लें। इतना आप अच्छा एनालिसिस करिए। इससे क्या होगा, आपने 25 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए एक मॉक में, है ना? ऐसे कर कर के आपका जो सिलेबस कंप्लीट नहीं भी है, वो भी आपका अच्छे से कवर होने लगता है, जो बीच-बीच में छूटता है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन स्पीड इज़ स्लो। हाँ, ये भी रीज़न हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड स्लो हो और आपका पेपर छूट जाता हो। कई लोगों का होता है, स्पेशली स्टार्टिंग में तो होता ही है। जब मैंने बहुत पहले एक बार दिया था, तो मुझे पता नहीं था कौन-सा सब्जेक्ट पहले देना चाहिए, कौन-सा बाद में। मैं तो सीरियल वाइज़ चल रही थी और मैथ्स को मैंने लास्ट में कितनी जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर रही थी कि मेरा इंग्लिश ना छूट जाए। और जब मैं इंग्लिश पे पहुँची, तो आखिर वो मेरा छूट गया था। तो ये मेरा फर्स्ट मॉक का एक्सपीरियंस था। अब क्या है, अब मेरा 55 मिनट में क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जा रहा है, पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि धीरे-धीरे कैलकुलेशन स्पीड बढ़ गई। चीज़ें समझ में आने लगी कि एक्चुअली मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि मॉक को अटेम्प्ट करना है। तो कैलकुलेशन स्पीड अगर स्लो है तो भी आपका पेपर छूट सकता है या आप नर्वस हो सकते हैं पेपर करने में। एंग्ज़ायटी आ जाती है जब टाइम भाग रहा होता है और हमसे कैलकुलेशन नहीं हो रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट अंडरस्टैंडिंग टीसीएस पैटर्न। हाँ जी, मार्क्स दिए जा रहे हैं लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि टीसीएस का पैटर्न क्या है। टीसीएस का पैटर्न समझने के लिए मेन चीज़ होती है कि आप पीवाईक्यूज़ दीजिए। पीवाईक्यूज़ इन द सेंस पीवाईक्यू नहीं, पीवाईपी, प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के मार्क्स लगाइए, तो आपको ना टीसीएस का पैटर्न। अगर हाँ, एक चीज़ और, अगर आपने अभी मार्क्स स्टार्ट किए देने, तो हमेशा प्रीवियस ईयर के ही पेपर से स्टार्ट करिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के देना स्टार्ट करते हैं तो उसमें जीएस का जो पोर्शन है उसमें थोड़ा सा बस करंट अफेयर्स वाला प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि वो करंट अफेयर्स पुराना हो चुका होगा उसका, उसके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग। तो उसको छोड़ दीजिए, मतलब ऐसा नहीं छोड़ दीजिए, आ रहा हो तो कर लीजिए क्वेश्चन। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देंगे ना, तो वो एक्चुअल एसएससी के पेपर्स हैं, टीसीएस के द्वारा बनाए गए पेपर्स हैं।
तो आपको समझ आएगा कि टीसीएस कैसा पेपर बना रहा है और वो जो क्वेश्चंस डाल रहा है उसने यही क्वेश्चन क्यों डाले हैं और इसी तरह से घुमा के क्यों पूछा है, वो आखिर चाहता क्या है, वो कहाँ चाह रहा है कि मैं कहाँ पे गलती करूँ, है ना? तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। हाँ, एक और गलती कर देते हैं लोग कि कंसिस्टेंट नहीं है भई, 2 दिन पढ़ाई चल रही, 4 दिन ऐश चल रही है, तो वो तो रीज़न काफ़ी लोगों का स्टार्टिंग में हो जाता है, तो चलो ठीक है। अब हालाँकि हमने रीज़न जान लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इन सारे रीज़न्स के अकॉर्डिंग अपना-अपना सॉल्यूशन निकालेंगे कि क्या-क्या करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, राइट डाउन द रिमेनिंग सिलेबस एंड कंप्लीट इट वन बाय वन। अब देखो भैया, मॉक्स देंगे, एनालिसिस करेंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि कौन-कौन से क्वेश्चन, कौन-कौन से चैप्टर्स के या कौन-कौन से सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं वो सारे टॉपिक्स, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, तो वो सारे टॉपिक्स और सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी ही करनी है एक जगह पे और धीरे-धीरे करके उनको कवर करना है। आप कहेंगे इतना सारा कैसे कवर करेंगे? वो आप एक-एक करके करते रहेंगे ना तो हो जाएगा वो। राइट डाउन द रिमेनिंग सिलेबस एंड कंप्लीट इट वन बाय वन, ये तो हो गया। ऑलवेज एनालाइज योर मॉक प्लस मॉक रजिस्टर। हाँ जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो भाई, मॉक अगर दे रहे हैं तो एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब, एनालिसिस बहुत ब्रॉड होता है। अभी मैं बता दूंगी कैसे करा जाता है एनालिसिस। ये नहीं होता है कि सिर्फ देख लिया कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितनी रैंक आ रही है, या फिर कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं उनको जाके गो थ्रू कर लिया। नहीं, जो क्वेश्चन गलत हैं उन क्वेश्चंस को आपको राइट डाउन करना, अपना एक मॉक का रजिस्टर बनाना, उसमें राइट डाउन करना। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूँगी कैसे मैंने लिख रखा है। ये देखिए, तो बहुत थोड़ा-सा पुराना शायद है मेरा। ये देखिए मैं ऐसे, हाँ, मैं हिंदी में लिखती हूँ, चलो ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लेती हूँ, जो मुझे सही लगता है, ठीक है? तो पंडित जसराज, देखिए सिंगर, बहुत ईज़ी क्वेश्चन था लेकिन, और मैंने सही भी कर दिया, लेकिन मैंने फिर भी इसको लिखा है। क्यों लिखा है? क्वेश्चन सिर्फ़ इतना आया था कि पंडित जसराज जो हैं वो किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, वो क्लासिकल सिंगर हैं, वो फ़ोक सिंगर्स हैं या डांसर हैं, क्या हैं? ये ऑप्शन था, तो मुझे पता था कि पंडित जसराज जो हैं वो क्लासिकल सिंगर हैं, तो मैंने वो टिक कर दिया था, मेरा क्वेश्चन सही था। उसके बावजूद मुझे पता था कि अगर मॉक में, एक मॉक में ये इस तरह से पूछ सकते हैं, तो एग्ज़ाम में उसके अवार्ड्स भी तो पूछ सकते हैं ना, क्योंकि पूछा गया ना आपकी सोनल मानसिंह वगैरह के अवार्ड्स। तो अवार्ड्स भी तो पूछ सकते हैं ना कि कब मिला इनको, कौन-सा मिला, या फिर उनका घराना पूछ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगा, ऑल्दो मेरा क्वेश्चन सही था, लेकिन उसके बावजूद मुझे इम्पोर्टेंट लगा, तो मैंने ये अपनी इसमें नोट डाउन किया। फिर उसके बाद में आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का था, ये मेरा गलत हो गया था। अब नहीं, उस टाइम पे रिवीज़न था, ईज़ी क्वेश्चन है लेकिन गलत हो गया था। लेकिन मैंने उसमें जितने भी ऑप्शंस दिए हुए थे, ऑप्शन में ये 4 आर्टिकल दिए हुए थे। मैंने इन चारों आर्टिकल्स को यहाँ पे लिखा। फिर बात करते, ये एक क्वेश्चन था कि कौन-सी शैली के मंदिर में तारेनुमा मंदिर होते हैं? और उसमें ऑप्शन में एक ऑप्शन था काकतीय। तो काकतीय साउंड्स लाइक तारेनुमा, तो मुझे लगा वही होगा, तो मैंने उसको टिक कर दिया। पर एक्चुअल में वेसर शैली के होते हैं। तो मुझे लगा ये तो कन्फ्यूज़िंग क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, एसएससी भी पूछ सकता है, अगर मॉक में पूछा जा सकता है तो एसएससी भी पूछेगा। तो मैंने इसको भी लिखा। और ये कहाँ से आई है, कैसे बनी है, मिक्स ऑफ नागर एंड द्राविड़ शैली, ठीक है? तो चालुक्य शासकों के टाइम पे फली फूली थी ना, और इसमें कौन कौन से मंदिर आ रहे हैं, सारी चीज़ें इस तरह से मॉक एनालिसिस करके उनके जो डेटा होता है ना, इस तरह से लिखना। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सारे उसमें बहुत ज़्यादा लिखा होता है, उतना ज़्यादा नहीं लिखना है। ये देखिए मेरी ऊपर इंग्लिश की वोकैब गलत हुई है, तो इस तरह से मैं लाइन खींच के लिखती जाती हूँ, एकदम सिंपल। अब आगे बात करते हैं डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस। हाँ जी, डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है। अब कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चंस कहाँ से लाएँ? देखिए, शॉर्ट क्विज़ेस होती हैं 5-5, 10-10 नंबर की, उसमें टेक्स्ट बुक पे मॉक्स में। लाइव क्विज़ेस या क्विज़ेस वाले ऑप्शन पे चले जाइए, आपको मिल जाएँगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है, बैंकिंग के मॉक्स में से जाइए और मैथ्स का सेक्शनल मॉक ले लीजिए। आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, कुछ भी लीजिए। मैथ्स का सेक्शनल मॉक लीजिए और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। उसमें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड को थोड़ा-सा एनहांस कर देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड टीसीएस पैटर्न व्हाइल एनालाइजिंग पीवाई मॉक्स। प्रीवियस ईयर के मॉक्स जो आप दे रहे हैं, उसको एनालाइज़ करते टाइम आप टीसीएस का पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए कि टीसीएस आखिर में हमसे चाहता क्या है? वो क्या चाह रहा है? कैसे क्वेश्चंस हम पढ़ के जाएँ, क्या पढ़ के जाएँ, क्या इम्पोर्टेंट है? तो आप धीरे-धीरे करेंगे ना, तो वो समझ जाए, आज आने लगेगा आपको समझ में। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो एक्सपीरियंस से ही आ सकती है। मतलब जितना ज़्यादा आप एनालाइज़ करेंगे, वो मैं बताने से मेरे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? बी कंसिस्टेंट, चैलेंज योरसेल्फ। ये कैसे करना है? कंसिस्टेंट रहना है, एक तो डेली पढ़ाई करनी ही करनी है। अगर मान लीजिए बहुत ही बुरी हालत है कि नहीं हो पाती है डेली पढ़ाई, मतलब
स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, ये चीज़ हम कुछ स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है कि रेगुलर हो पाए। तो ये मेरी हालत थी लास्ट ईयर कि मैं कोशिश चाहे जितनी कर लूँ। फिर मैंने मॉक्स का सहारा लिया। मैंने कहा मैं बिल्कुल अगर दिन में बिल्कुल एक बार भी नहीं पढ़ रही हूँ, एक रजिस्टर एक लाइन नहीं पढ़ रही हूँ, स्टिल मैं कहीं न कहीं से 1 घंटा निकालूँगी और मैं अपना मॉक दूँगी। चाहे मेरे कितने भी कम मार्क्स हैं, मुझे मॉक ज़रूर देना है, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ हूँ। और पता है मॉक के बाद में जब गंदे नंबर आते हैं ना, तो वो जो आग आती है ना, वो ज़ील और वो गुस्सा कि यार मैं इतने पीछे कैसे हूँ? मुझे कैसे नहीं मिल रहा है? ठीक है? तो चैलेंज करना है अपने आप को। चैलेंज कैसे करना है? देखो मैंने पहली बार मॉक दिया था सीजीएल का मार्च 2022 में, ठीक है? तब मेरे क्या हुआ, बड़े गंदे नंबर आए। और जो टेक्स्ट बुक का मॉक होता है उसमें ऐसे होता है और एक ऐसे लाइन जाती है जो कट ऑफ से अगर पीछे होती है तो रेड होती है और कट ऑफ क्रॉस कर जाती है तो ग्रीन हो जाती है, ठीक है? मुझे ये पता नहीं था कि ये ग्रीन हो जाती है, तो मैंने 1-2 मॉक्स दिए और मेरे रेड लाइन पर अटक गए, ठीक है? उसके बाद में क्या हुआ, एक दिन मैंने ऐसे ही शॉर्ट क्विज़ दे दी 10 नंबर की और वो मैथ्स की थी, तो उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आ गए और उसमें वो लाइन ग्रीन हो गई। उस दिन मुझे पता चला अच्छा मैं अगर कट ऑफ क्रॉस करूँगी तो मेरी लाइन ग्रीन हो जाएगी और मुझे वो इतना एक्साइटिंग लगा कि मैंने इतनी मेहनत की कि मैंने कहा भाड़ में गया एसएससी, सब कुछ किनारे गया, एग्ज़ाम गया किनारे, निकले ना निकले वो अलग बात है। मुझे इसमें ग्रीन लाइन चाहिए बस। तो मैंने मॉक्स के बाद मॉक्स देती थी, एनालिसिस करती थी। उस टाइम पे मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, यहाँ तक कि मैंने जीएस छुई भी नहीं थी। लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया, मैं मॉक दूँगी और फिर एनालिसिस करती थी, क्वेश्चन समझती थी। मैं तो जिस तरह से मैंने चैलेंज किया ना कि मुझे ग्रीन लाइन चाहिए ही चाहिए और मैंने 1 महीने बड़ी मेहनत करी कि मुझे ग्रीन लाइन आ जाए और एक्चुअल में मैंने ग्रीन लाइन लाई। और जिस दिन मुझे फुल मार्क में ग्रीन लाइन मिल गई ना, मैं इतनी खुश थी जैसे मेरा सिलेक्शन ही हो रखा है। तो इस तरह से अपने आप को चैलेंज करिए, छोटी-छोटी चीज़ों में चैलेंज करिए। सुबह से खुद को चैलेंज करना है और अपने आप को ना थोड़ा मन में थोड़ी-सी गालियाँ दे लिया कीजिए, जैसे कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमने तो कहा था कि कर लोगी, हैं? तुम्हारे लक्षण नहीं दिख रहे हमको कि तुम करोगी। ऐसे वाले ही अपने आप से बातें करा करिए, तो ना गुस्सा आएगा, फिर आप करेंगे कि नहीं ऐसे कैसे? तो अपने आप से बातें करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप खुद को चैलेंज कर सकें और थोड़ा खुद को उकसा सकें, है ना? सो बस आज के लिए इतना ही था, इतने ही प्रवचन थे। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मैंने कहा था एनालाइज़ योर मॉक टेस्ट, तो ये भी मैं देख लेती हूँ, यहाँ पे ऐड कर दूँगी और उसके बाद में तो बस यही है, दैट्स इट। अब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब वगैरह करो यार, मेरा तो अच्छा कर तो रहे हैं लोग यार। चलो ठीक है, थैंक यू।